अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम टैक्स मैनेजमेंट कोर्स की डेमो क्लास देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले टैक्स मैनेजमेंट कोर्स के कुछ कंटेंट्स जो इस कोर्स में हम कवर करवाने जा रहे हैं उनके बारे में ब्रीफिंग दूंगा कि टैक्स मैनेजमेंट कोर्स में हम कौन कौन से कंटेंट्स आपको, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बात करूंगा इनकम टैक्स की, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, जो टैक्स हमारी इनकम पे इम्पोज होता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक हम आपको इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्सेस में कवर करवाएंगे उसमें है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू दिया जाएगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कि व्हाट इज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये क्या होता है। और उसके बाद ये हम किन किन पे इम्पोज करते हैं, इंडिविजुअल्स पे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स पे, कंपनीज पे, जिसमें कॉर्पोरेट कंपनीज आ जाती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं। इसके बाद हम आपकी सैलरी, जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, सबसे पहले उसमें आता है आपकी सैलरी इनकम, कि आपकी सैलरी इनकम के परक्यूजर्स क्या होते हैं, बेसिक सैलरी प्लस उस पे परक्यूजर्स क्या मिलते हैं, अलाउंसेस क्या होते हैं, कौन कौन से अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं। इसका एक कंप्लीट कंप्यूटेशन, इसकी कंप्लीट सैलरी स्ट्रक्चर और उसकी कंप्यूटेशन आपको प्रैक्टिकली इस कोर्स में बताई जाएगी। इसके बाद सेकंड जो सोर्स होता है इनकम का, वो होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस, कि आप अगर प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, कोई रियल स्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई ट्रेडिंग है, कोई रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, जिस भी कैटेगरी के आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हर बिजनेस पे टैक्सेशन के जो रेट्स हैं, उनकी कैलकुलेशंस हैं, वो डिफरेंट हैं। वो हम आपको बताएंगे कि किस बिजनेस पे किस सेक्शन के मुताबिक कौन सा रेट अप्लाई होगा और कैसे जो इसकी कंप्यूटेशन की जाती है। इसके बाद प्रॉपर्टी, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रॉपर्टी में दो चीजें होती है कि रेंटल इनकम होती है, रेंटल इनकम पर टैक्स की कंप्यूटेशन डिफरेंट होती है, और रेंटल इनकम के अलावा जो आपकी प्रॉपर्टी आप सेल परचेज करते हैं, जिस उस पे टैक्सेशन जो है उसके विद होल्ड, जो आपका होल्डिंग पीरियड होता है उसकी बेस पे कैलकुलेट की जाती है। वो इसका पूरा एक सिनेरियो है पूरा। ये जी अपना माइक बंद कर लें जी। अच्छा, उसके बाद एक कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आप में से बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे, व्हाट इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन होता है कि कोई भी आप बिजनेस करते हैं, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस पे आप उसके बाद जो आपका कैपिटल है, आपकी कोई प्लांट है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप जो सेल करते हैं उसके ऊपर जो गेन होता है, कि आपकी फर्ज करें परचेज वैल्यू कम थी, जब आपने उसको सेल किया, उस पे आपने गेन, जो गेन है वो टैक्सेबल होता है। एक्चुअल वैल्यू पर टैक्स नहीं होता, जो गेन है वो टैक्सेबल होगा। और इसका एक कंप्लीट स्लैब होता है कि उसका आपका होल्डिंग पीरियड कितना है, उसकी बेस पे इसकी कंप्यूटेशन की जाती है। वो जो हम आपको कंप्लीट इस जो कोर्स जब करवाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको उनके सबके बारे में अवेयरनेस बताएंगे और कंप्यूटेशन भी आपको सिखाएंगे। उसके बाद आगे है अदर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में आपकी सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन के अलावा जितने भी बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम हैं वो आपके अदर सोर्सेज ऑफ इनकम आ जाती हैं। ये प्लीज अपना माइक बंद कर दें स्टूडेंट, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद आगे है प्रिजेंटिव टैक्स रीजन। ये एनटीआर, एफटीआर और पीटीआर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टैक्स रीजन होते हैं, कि हमारा नॉर्मल टैक्स रीजन क्या होता है, हमारा फाइनल टैक्स रीजन क्या होता है, और प्रिजेंटिव टैक्स रीजन क्या होता है। तो ये आपको इस कोर्स में कंप्लीट कवर करवाएंगे। नॉर्मल में नॉर्मली होता है कि आपकी जो सैलरी है उस पे अलाउंसेस डिडक्टेबल हैं, अलाउेबल होते हैं, कि आप उनको डिडक्ट करने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो एफटीआर होता है उसमें ये अलाउ नहीं होता, उसमें आपकी फुल एंड फाइनल लायबिलिटी होती है, उसमें आपको अलाउंसेस डिडक्टेबल जो होते हैं वो अलाउेबल नहीं होते, उसमें आप उनकी डिडक्शन नहीं कर सकते। अच्छा, इस तरह मिनिमम टैक्सेशन होती है, कि मिनिमम टैक्स जो है उस पर हम कैसे उसकी कैलकुलेशन करते हैं और वो किन किन बिजनेसेस पे अप्लाई होता है, ये सारे अब आपको इस कोर्स में कवर करवाएंगे। उसके आगे है
एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147। नॉर्मली कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कंपनीज में होता है कि आपको एफबीआर की तरफ से नोटिस इशू होता है कि आपका जो लाइबिलिटी है टैक्स की, वो आप एडवांस में पे कर दें। आपको मिड ऑफ द ईयर या क्वार्टरली नॉर्मली कंपनीज में नोटिस आते हैं एडवांस टैक्स की पेमेंट में। जो टैक्स आप एडवांस पे करते हैं, आपके एंड ऑफ द ईयर जब रिटर्न फाइल होती है तो इसकी उसमें एडजस्टमेंट की जाती है। इसके बाद इस एडवांस टैक्स से आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मिनिमम कॉर्पोरेट एंड अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ, इसमें है सेक्शन 113। ये मिनिमम टैक्सेशन है कि मिनिमम टैक्सेशन किन किन कॉर्पोरेट बिजनेसेस पे अप्लाई होती है, ये हम आपको इस कोर्स में करवाएंगे। उसके बाद है टैक्स क्रेडिट्स। नॉर्मली आपको पता है कि कुछ टैक्स में एग्जम्पशंस होती हैं, कुछ टैक्स में डिपार्टमेंट की तरफ से क्रेडिट्स अलाउेबल होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम किसी सैलरी की कंप्यूटेशन करते हैं, हम उसमें सबसे पहले जो अलाउेबल डिडक्शंस होती हैं उनको माइनस करते हैं, उसके बाद टैक्स क्रेडिट्स को और फिर रिबेट्स को, और फाइनल जो लायबिलिटी निकलती है उस पर टैक्स अप्लाई कर दिया जाता है कि ये टैक्स उस पर चार्ज होगा। अच्छा, डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी। डिफॉल्ट सरचार्ज नॉर्मली होता है कि जब आप किसी भी लॉ की वायलेशन करते हैं, कि आपको अगर फर्ज करें आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन एक डेट थी गवर्नमेंट ने दी, आपने उस डेट को टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की। अब आफ्टर दैट डेट जो आप रिटर्न फाइल करेंगे, उस पे डिपार्टमेंट आपको जो है वो डिफॉल्ट सरचार्ज पेनल्टी इम्पोज करता है। आजकल 1000 की अमाउंट है, जो जो इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन है उन पे 1000 की इम्पोज होती है अगर वो रिटर्न अपनी डेट के बाद फाइल करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विद होल्डिंग टैक्स मैटर्स। यू ऑल आई होप के वेल अवेयर होंगे विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है। नॉर्मली विद होल्डिंग टैक्स एडवांस टैक्स होता है। जब आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट स्टेज पे भी टैक्स विदहेल्ड होता है। फिर आप जो किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं, नॉर्मली जो हम डोमेस्टिक अपने परचेजर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, जिनसे आप परचेज करते हैं, फिर उनको जब आप पेमेंट करते हैं तो उसमें जो गुड्स पे रेट डिफरेंट होता है, सर्विसेज पे रेट डिफरेंट होता है, उसमें फाइलर नॉन फाइलर का रेट डिफरेंट होता है, कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट का रेट डिफरेंट होता है। वो रेट जो है, जो जिस सेक्शन में जो रेट होंगे उस रेट के मुताबिक आप इसकी कंप्यूटेशन करेंगे। हाँ, देखिए टैक्सेशन में जो मेन चीज़ होती है, आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं कि सेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि रेट क्या है। रेट तो आप देख के भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सेक्शन जो है वो लॉ क्या कह रहा है, और किस बिजनेस पे, किस ट्रांजैक्शन पे हम कितना टैक्स चार्ज करेंगे, और उसका प्रोसीजर क्या है। बेसिकली आपको सारे प्रोसीजर्स की अवेयरनेस होनी चाहिए। इसमें सेक्शन वाइज अंडरस्टैंडिंग, आपको जितने भी हमारे विद होल्डिंग के सेक्शंस हैं, जिसमें 153 आ जाता है, 133, 136, और उसके अलावा मोबाइल फोन्स पे आ जाता है, सर्विसेज पे आ जाता है, ये जितने भी सेक्शंस हैं इनके बारे में आपको इन डिटेल पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स। जो टैक्स आप विद हेल्ड करते हैं, उसकी आपने हर मंथ अंडर सेक्शन 165 एक विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। जो आपने मंथली डिडक्ट किया है, फाइल करेंगे और वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देंगे। जब वो आपने किसी का टैक्स डिडक्ट किया है, वो आप अपने पास नहीं रख सकते, यू हैव टू डिपॉजिट टू बैंक। ठीक है, वो एफपीआर के अकाउंट में आपने मंथली डिपॉजिट करना होता है, फिर उसकी रिटर्न फाइल करनी होती है। सेम जैसे हम सेल्स टैक्स की रिटर्न मंथली बेसिस पे फाइल करते हैं, इसी तरह विद होल्डिंग स्टेटमेंट को भी फाइल किया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न आपको पता है कि आफ्टर 1 ईयर आपकी इनकम पे लगती है कि एट द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर आपके पास क्या इनकम है, क्या सेविंग है, उस पे आप टैक्स अप्लाई होता है। उसमें इस कोर्स में हम आपको प्रैक्टिकली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी, इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन की, इंडिविजुअल बिजनेसमैन की, कॉर्पोरेट की, सबकी रिटर्न फाइल करनी बताएंगे इन डिटेल स्टेप वाइज कि आपने रिटर्न कैसे फाइल करनी है। इन अदर वर्ड्स, इस कोर्स को करने के बाद आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर के तौर पर अपने आप को मार्केट में प्रूव भी कर सकते हैं, और आप खुद से अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं कंसल्टेंसी का।
इसके अलावा अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, यू विल बी अ सक्सेसफुल टैक्स अकाउंटेंट। आप फिनांस मैनेजर हैं, आप अकाउंट्स मैनेजर हैं, आप में ये आपको जॉब में ये कोर्स बहुत फैसिलिटेट करेगा। उसके बाद आगे है हैंडलिंग ऑफ नोटिस, कि आपको नोटिस आता है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपने, फर्ज करें आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, उसमें आपने जो है मिस्टेक कर दी, आपने टैक्स को एवेजन कर दी, कि आपने जो एक्चुअल टैक्स की लायबिलिटी थी वो आपने पे नहीं की, आपने टैक्स कम पे किया। तो उसमें ये होगा कि जो आपने टैक्स कम पे किया है उसकी वायलेशन के बेस पर डिपार्टमेंट आपको नोटिस देगा। फिर उसको आपने रिप्लाई करना है नोटिस को। नोटिस को रिप्लाई करने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस की अंडरस्टैंडिंग कि वो किस सेक्शन पे है, किस सेक्शन के अगेंस्ट आया है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर अकॉर्डिंगली आपने उसका परफेक्ट रिप्लाई करना होता है, और रिप्लाई करने के बाद फिर उसकी आपने जो है जो भी प्रोविजन होती है, जो कंप्लायंस होती है उसकी आपने वो पूरी करनी होती है। फिर उसके बाद सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड, कि जब आप कोई भी नोटिस का रिप्लाई करेंगे तो उसके एविडेंसेस डिपार्टमेंट मांगता है कि इसका रिकॉर्ड दें। आपकी बैंक स्टेटमेंट मांग सकता है, आपसे बिजनेस के कस्टमर्स की लिस्ट मांग सकता है, आपसे आपके सप्लायर्स की लिस्ट मांग सकता है। बिजनेसमैन के लिए, इंडिविजुअल के लिए आपकी जो सैलरी स्टेटमेंट्स मांग सकता है। जो भी डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट आपसे रिक्वायर करेगा, यू हैव टू डिपॉजिट दैट डॉक्यूमेंट्स विद योर रिप्लाई ऑफ द नोटिस। उसके बाद आ जाता है हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर शीट्स, डिस्कशन विद ऑफिसर्स। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब किसी टैक्स डिपार्टमेंट में जब जाते हैं तो वहाँ आपने जब किसी भी ऑफिसर से मिलना है, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अपनी जो कह सकते हैं कि जो आप केस डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं, सबमिट करवाने जा रहे हैं, उस पर ग्रिप होनी चाहिए कि आपने जब इससे डिस्कशन करनी है, अगर वो सेटिस्फाइड होगा, आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, तो आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। उसके बाद है असेसमेंट। असेसमेंट का जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें सेल्फ असेसमेंट भी नॉर्मली जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवाने के बाद क्विकली आईआरएस में एक नोटिस आ जाता है सेल्फ असेसमेंट का। सेल्फ असेसमेंट का बाय डिफॉल्ट नोटिस आता है कि आप इसको सेल्फ असेस कर लें, आपने जो रिटर्न फाइल की है वो एक्यूरेट है, उसमें कोई मिस्टेक, कोई गलती, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपने हाइड की है। अगर आप सेल्फ असेसमेंट देखने के बाद ये रियलाइज़ करते हैं कि हाँ इसमें कोई मिस्टेक है, आपको रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी। अगर आप रिटर्न रिवाइज नहीं करते तो बाद में डिपार्टमेंट जब उसको असेस करता है, आपकी लेट्स सपोज बैलेटिंग में आपका केस आ गया, तो फिर वो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा, फिर आपका सेल्फ असेसमेंट के राइट ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट अपनी जजमेंट की बेस पे आपको नोटिस इशू करेगा। अच्छा, सेक्शन 122 जो है अमेंडमेंट का है, कि जो भी असेसमेंट का नोटिस आपको आया है उसमें अमेंडमेंट जो है वो कैसे की जाती है, वो आपको इस असेसमेंट के जब सेक्शन हम पढ़ेंगे वो आपको इंशाल्लाह इन डिटेल बताया जाएगा। अच्छा, उसके बाद है प्रैक्टिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग एंड क्लेमिंग रिफंड्स। इनकम टैक्स रिफंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। बहुत सारे लोग इसमें इसके फैमिलियर नहीं होते कि आपने रिटर्न फाइल की, साल के एंड पे आपने देखा कि पूरे साल में हमारी लायबिलिटी ये थी, लेकिन हम एडवांस टैक्स पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को, वो जो ज़्यादा है। जो टैक्स ज़्यादा आपने गवर्नमेंट को पे किया है, आपका राइट बनता है उसका रिफंड लेने का, तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। उसका जो है प्रॉपर प्रोसीजर है, एक सेक्शन है ऑनलाइन, उसकी एप्लीकेशन सबमिट होती है और फिर उसको फॉलो, उसका प्रॉपर फॉलोअप किया जाता है। तो फिर आप उसका रिफंड जो है, वो रिफंड आजकल डिपार्टमेंट ऐसे देता है कि जब आपका रिफंड अप्रूव हो जाता है तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाती है आफ्टर सैंक्शनिंग। अच्छा, इसके बाद है सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स में आप, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये बेसिकली एक वैल्यू एडिशन होता है। मैं आपको इसका ये देखें, सेल्स टैक्स ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स, एक वैल्यू एडिशन होता है। ये टैक्स इम्पोज होता है किस पे, आपने गुड्स परचेज की, जो स्टैंडर्ड रेट प्रिवेल कर रहा होगा करंटली वो उस पर अप्लाई होगा।
लेट सपोज आपने 100 रुपीज़ की गुड्स परचेज की, 17% उस पर GST चार्ज हुआ, ये वैल्यू एडिशन हो गई। और अब वो कितनी अमाउंट हो गई? 117 रुपये। आपने टैक्स जो पे करना है वो 17 रुपये करना है, लेकिन आप पेमेंट कितनी करेंगे? 117 रुपये की, इंक्लूडिंग टैक्स। अब वो टैक्स जो है, अब जो ये सेलर पे करेगा। और होता क्या है उसके बाद, अल्टीमेटली जब कंज्यूमर परचेज करता है, एंड कंज्यूमर जैसे हम और आप, जब हम वो आइटम या प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो हम वो टैक्स पे करेंगे। ये हमसे जो टैक्स लिया है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगी पार्टी, ठीक है, जिसने चीज़ सेल की है, वो उसका आउटपुट है, तो उसने पे करना है। यह है सेल टैक्स का एक सिंपल मैकेनिज्म जो मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये देखिए, इसमें GST वैट के फीचर्स में 300 की सेल की, 200 की बाय की, वैल्यू एडिशन कितनी हुई? 100 की। अब क्या होगा कि ये 100 पे उसने 17% टैक्स पे किया, ठीक है, ये 117 रुपये हो जाएंगे। अब हम दोबारा चलते हैं कंटेंट्स की तरफ। अच्छा, इसके बाद आते हैं जी रजिस्ट्रेशन। कोई भी पर्सन जब तक सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होता, वो ना तो टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, ना वो टैक्स विदहेल्ड कर सकता है। कोई भी बिजनेसमैन जो है उसको, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होता वो लीगल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। वो फिर अनरजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन करेगा, जिसपे ना तो उसको कोई इनपुट क्लेम कर सकता है, ना ही उसको उस पर इनपुट मिलता है। अच्छा, इसके इसमें रजिस्ट्रेशन जो है उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये वेट मैकेनिज्म में प्रॉपर जो है आपके लिए हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होंगे। हाँ जी, अब इसमें देखें, ये डेफिनेशन है, इसमें सबसे पहले आपको बता रहा है पर्सन, कि इसमें इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ कंपनीज, फेडरल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, फॉरेन गवर्नमेंट, ये हैं जो हमारी सेल्स टैक्स की सेक्शन 2 की डेफिनेशन है, जिसमें पर्सन किसे है? पर्सन वो बंदा जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिजनेस कर रहा है, या कोई कंपनी भी हो सकती है, एसोसिएशन पर्सन भी हो सकता है। जी, ये है सेल्स टैक्स के का बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आप कह सकते हैं टॉपिक है, जिसमें हम आपको सारे स्केड्यूल्स, सारे शेड्यूल्स बताएंगे कि थर्ड शेड्यूल जो है वो हमारी रिटेल आइटम्स पे, रिटेल प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होता है, उस पर GST कितने? 17% है। ये जो आपको ओमिटेड का वर्ड नजर आ रहा है, ये वो स्केड्यूल्स हैं जो लॉ से ओमिट हो चुके हैं। उसके बाद फिफ्थ स्केड्यूल है, वो आपकी 0% जीरो रेटेड गुड्स पे के बारे में बताता है कि इसमें जीरो रेटेड में कौन कौन सी गुड्स आती हैं फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स शेड्यूल जो है वो आपकी एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स को डील करता है कि एग्जेम्प्टेड आइटम कौन कौन सी हैं जिन पे सेल्स टैक्स अप्लाई नहीं होता। इसी तरह एट शेड्यूल है, इसमें स्पेसिफिक रेट्स हैं, स्पेसिफिक गुड्स के लिए स्पेसिफिक रेट्स हैं। नाइन्थ शेड्यूल जो है वो मोबाइल फोन पे जो टैक्स अप्लाई होता है उनको डील करता है। 10th शेड्यूल जो है वो आपका फिक्स टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरर्स पे या ब्रिक्स पे, जो मतलब ईंटों के भट्टे वगैरह का काम करते हैं, उन पे अप्लाई होता है। आपका 11th स्केड्यूल जो है ये आपकी सेल्स टैक्स के विद होल्डिंग जो रेट्स हैं उनको डील करता है। 12th शेड्यूल जो है ये आपका वैल्यू एडिशन के को डील करता है। ये जब हम पढ़ेंगे फिर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इसमें वैल्यू एडिशन आगे किसकी कंपटीशन कैसे कैसे होती है। अच्छा, यह है सेल टैक्स रिटर्न। आपके कोर्स कंटेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप सेल मंथली जो सेल्स टैक्स रिटर्न है वो कैसे फाइल करेंगे। इनके हम सारी जो इसकी रिक्वायरमेंट होती हैं, डोमेस्टिक, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट, सारी चीज़ें आपको स्टेप वाइज बताएंगे। प्रैक्टिकली आपके सामने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना सिखाएंगे आपको, टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं, सेल्स टैक्स डेबिट्स क्या होते हैं।
ये सारी आपको इस कोर्स में करवाई जाएगी। होलसेलर रिटेलर क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको कंप्लीटली बताया जाएगा। चार्जेबिलिटी टैक्स के टैक्स हम चार्ज कैसे करते हैं। फर्दर टैक्स क्या होता है कि जो आप 3% फर्दर टैक्स के आप जो जीएसटी नॉर्मल जो चल रहा है, स्टैंडर्ड रेट चल रहा है, उसके एडिशन जो आप 3% अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो आप सेल करते हैं, तो उस पर जो अप्लाई होता है वो 3% फर्दर टैक्स अप्लाई होता है। इम्पोर्ट्स पे टैक्स किस किस स्टेज पे होता है और कितनी अमाउंट होती है, ये सारा आपको बताया जाएगा। ये फिक्स प्रोडक्शन की बेस पे, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी की बेस पे सेल्स टैक्स चार्ज होता है, इसके बारे में आपको इन डिटेल इस कोर्स में इंशाल्लाह हम बताएंगे। फिर रिटेल प्राइसेस पे आ जाता है, ठीक है। ये सारी जो हैं जितने भी ये स्केड्यूल्स हैं, ये मोबाइल फ़ोन वाला आगे जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये सारे स्केड्यूल्स आपको जो कोर्स कंटेंट है उसके मुताबिक इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम क्या क्या चीज़ें आपको इस कोर्स में कवर करवाएंगे। ब्रीफली मैंने आपको चीज़ों का इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अच्छा, सेल्स टैक्स का रिकॉर्ड आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल्स टैक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको कभी भी सेल्स टैक्स का ऑडिट आ जाए, टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाए, वो रिकॉर्ड मांगे, आपके पास रिकॉर्ड सॉफ्ट फॉर्म में, ईआरपी में उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि वो आपका रिकॉर्ड असेस करके जो इनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो उसको हासिल कर सकें। इनकम टैक्स और सेल टैक्स के अलावा हम आपको कस्टम का पार्ट भी करवाएंगे। जो टॉपिक्स, जो कंटेंट्स नेसेसरी होंगे हमारी कस्टम के लिए, कस्टम क्लियरेंस कैसे होती है, कस्टम के रेट्स क्या हैं, किन किन चीज़ों पे कस्टम अप्लाई होता है, किन किन चीज़ों पे नहीं होता, लग्जरी आइटम्स पे क्या प्रोसीजर है, और उसके अलावा नेसेसिटीज़ पे क्या प्रोसीजर है, फूड आइटम्स पे क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह इस कोर्स कंटेंट में करवाई जाएंगी। अब आपकी तरफ से किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकता है। जी, एनीवन, एनी क्वेश्चन? चलें ठीक है जी, मेरे ख्याल किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आई होप कि आपको जितनी भी चीज़ें जो कोर्स कंटेंट के बारे में बताया है, आप इसके बारे में वेल अवेयर हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह फिर रेगुलर क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।